नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी ई क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे जीके जीएस के टॉप 40 मिक्स प्रश्न जो आर्मी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस भी भाई ने आर्मी क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर डेली जीके जीएस की मिक्स सीरीज के प्रश्न डाले जाते हैं जो आर्मी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। ये आपके HW का प्रश्न है जो पिछली क्लास में दिया गया था। इसका आंसर होगा वर्गीय का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को वर्गीय का जनक कहा जाता है। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। उम्मीद करूंगा आपको सेशन पसंद आएगा। चलिए बताइए। महावीर, स्वामी, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय। तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध की मृत्यु 583 ईसा पूर्व हुई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बात करें महावीर स्वामी की, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम। चलिए अगला प्रश्न है, बेरीनाग झील कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी, 22 मार्च, 12 अगस्त, 9 जनवरी। चलिए बताइए विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है। फिरदौसी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, जयदेव। बताइए। हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन थी। इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की। बात करें फिरदौसी, तो इन्होंने शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा की रचयिता कौन है। फिरदौसी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा के रचयिता हैं अबुल फजल। और बात करें जयदेव, तो इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय पशु है। चलिए बताइए। जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस। बात करें कंगारू, तो ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो 6 अगस्त 2021 से देना प्रारंभ किया गया है। इससे पहले भारत का खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसे सर्वोच्च प्रशिक्षण वाले खिलाड़ियों को दिया जाता था। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी हैं उन्हें दिया गया था। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। बात करें सबसे पहले किस महिला को दिया गया, तो मीना शाह को सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी क्या है। हनोई, एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन, ओस्लो। चलिए बताइए। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। बात करें एम्स्टर्डम, तो ये नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम। कोपेनहेगर डेनमार्क की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 14 नवंबर, 8 सितंबर, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 अक्टूबर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 14 नवंबर को, तो ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, नागसेन,
अरविंद घोष, वीएस नायपाल। चलिए बताइए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब से देना प्रारंभ किए गए? 1906, 1801, 1901, 1908। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में देना प्रारंभ किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या रब अल खाली? तो विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है रब अल खाली, ये सऊदी अरब में स्थित है। विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। बात करें थार का मरुस्थल तो ये भारत में स्थित है, भारत में स्थित है थार का मरुस्थल। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल स्थित है? सहारा का मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल ये चीन में स्थित है, चीन में स्थित है गोबी का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी यह है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की। बात करें विश्व की सबसे छोटी खाड़ी तो अक्काबा की खाड़ी, अक्काबा की खाड़ी विश्व की सबसे छोटी खाड़ी, ये जॉर्डन में स्थित है, जॉर्डन देश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, चौकपूर्णा कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार? चलिए बताइए, किसी भी भाई का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की लोक कला है। बात करें गुजरात की तो साथिया, साथिया गुजरात की लोक कला है। और बिहार की है अहपन, अहपन और गोदान, अहपन और गोदान गुजरात की लोक कला है। चलिए, भारत व चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड या इनमें से कोई नहीं? सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मैकमोहन। भारत व चीन के मध्य स्थित है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। बात करें रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। मैकमोहन रेड क्लिफ रेखा का जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। 1914 में मैकमोहन का निर्धारण किया गया था जो भारत और चीन में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? कालिदास, महादेवी वर्मा, हरिश्चंद्र या प्रेमचंद्र? हरिश्चंद्र या प्रेमचंद्र? गोदान, गोदान प्रेमचंद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, बात करें क्रम वाइज तो इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। बात करें दक्षिणी बिंदु तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। वालांगू या किबितु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। बात करें गोहर मोती, गोहर मोती या सरक्रिक, गोहर मोती या सरक्रिक ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिम में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो सबसे कम जलीय सीमा बनाता है? गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु? तो गोवा जो है भारत में सबसे कम जलीय सीमा या तटीय सीमा लगाता है। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात लगाता है और सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सन 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? कई बार आर्मी एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, अब की बार भी शायद पूछा जा सकता है, तो गौर कीजिएगा प्रश्न की तरफ। 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, कैलेंडर के जनक कौन है? जर्कसीज, पोप ग्रेगोरी, एनविले, आर्यभट्ट? चलिए बताइए, कैलेंडर के जनक कौन है? पोप ग्रेगोरी ने कैलेंडर का निर्माण किया था 1600 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? जून 2004,
मार्च 2001, जून 2014 या जून 2001? चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, जून 2014। उस टाइम ये भारत का 29वां राज्य था। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, चलिए बताइए। तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया था, 1953 में किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम सुचारू रूप से बनाया गया 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम की शुरुआत 1956 से की गई। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कच्छ, माहे, लेह और मुजफ्फरपुर। चलिए, भारत का सबसे छोटा जिला माहे है जो केरल में स्थित है। और सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है कच्छ। प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल लोथल की खोज किसने की थी? RS बिष्ट, SR राव, जगपति जोशी, दयाराम सानी। तो लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था, तो इसकी खोज SR राव ने की। RS बिष्ट ने बनवाली की खोज की थी। जगपति जोशी ने धोलावीरा की खोज की थी। दयाराम सानी ने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम सानी ने की थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? चलिए बताइए। पहले भी पढ़ चुके हैं ये प्रश्न, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सही उत्तर दीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपकी फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बताइए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका एक अयस्क है? ये जीएस के सेक्शन का पहला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, ये जीएस के सेक्शन का पहला प्रश्न है। अभी तक हमने बात की थी जीके के सेक्शन की। चलिए, 15 प्रश्नों का ये जीएस के सेक्शन है। किसी का भाई का गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रश्न एकदम सरल प्रश्न दिए गए हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारे का अयस्क है, पारे का इसका। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट बिटुमिन। सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला है एंथ्रेसाइट। बात करें भूरा कोयला तो इसे लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था? JL बेड, मार्कोनी, टेलर व यंग या न्यूटन। तो रडार का आविष्कार टेलर व यंग ने किया था। बात करें JL बेड की तो उन्होंने टीवी का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ब्रॉडशॉ, गैलीलियो, ग्राहम बेल या कोल्ट। तो रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप का दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ब्रॉडशॉ ने स्कूटर का इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सांद्रता मापी जाती है? सेलिनोमीटर, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर या बैरोमीटर। चलिए बताइए। खारे पानी की सांद्रता सेलिनोमीटर से मापी जाती है। बात करें पायरोमीटर से तो उच्च ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जल का या फिर द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक, एसिटिक, फॉर्मिक या सिट्रिक। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए बताइए। टाइफाइड से शरीर का अंग आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड से। बात करें टेक्रोमा किस अंग से प्रभावित किस अंग को प्रभावित करने वाला रोग है? तो आंख को प्रभावित करने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है? निम्न में से किसकी आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरणें। तो सर्वाधिक आयनन क्षमता वाली किरणें हैं अल्फा किरणें। इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। बात करें गामा किरणों की, इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। चलिए
अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च, 24 मार्च, 11 जून या 14 जून? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है हीरोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, फेकोलॉजी, साइटोलॉजी? ऑर्निथोलॉजी है यहाँ पे, सॉरी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला वर्णक है हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल? ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला वर्णक होगा हीमोग्लोबिन। चलिए, अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है लोहा, जिंक, कॉपर, टिन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा Fe, लोहा। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है लोहा। चलिए, अगला प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में भी आ चुका है ये प्रश्न, छोटी क्लासों में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है 1.2, 6.4, 7.4 या 8.9? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। चलिए, ये प्रश्न आपका HW का रहने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ सभी इसका आंसर करेक्ट दोगे। कमेंट ऑप्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। रक्त का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, पेंटोलॉजी या सभी? चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।